स्वागत। आज हम फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास SOIC यूट्यूब चैनल का एक विश्लेषण है और हम कोशिश करेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, मार्केट में इसकी जगह और खासकर जो इनकी बड़ी विस्तार योजनाएं हैं उनको समझें। जी, तो फाइन ऑर्गेनिक्स, देखिए ये कंपनी ओलियो केमिकल्स यूज करती है। ओलियो केमिकल्स? हाँ, ये वो केमिकल्स होते हैं जो नेचुरल तेल और फैट से बनते हैं, जैसे नारियल तेल या पाम तेल। अच्छा। इनसे ये लोग इमल्सिफायर और पॉलीमर एडिटिव्स बनाते हैं। ओके, तो ये इमल्सिफायर और पॉलीमर एडिटिव्स, इनका काम क्या होता है असल में? देखिए, इमल्सिफायर तो जैसे तेल और पानी, जो चीजें नॉर्मली मिलती नहीं है, उनको मिलाने में मदद करते हैं। अच्छा। खाने की चीजों में बहुत चलते हैं। सोचिए बेकरी है, कन्फेक्शनरी, डेयरी प्रोडक्ट्स, मेयोनीज, इन सब में टेक्सचर और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। और फिर फार्मा और कॉस्मेटिक्स में भी इनका काफी यूज है। मतलब ये प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए काफी अहम हो गए, फिर वो जिन्हें मिशन क्रिटिकल कहते हैं। एकदम सही, बिल्कुल। और प्लास्टिक में भी एडिटिव्स के तौर पर काम आते हैं। प्लास्टिक में कैसे? जैसे पैकेजिंग फिल्म को चिपकने से रोकना हुआ, या फिर ऑटो पार्ट्स या केबल्स में फ्रिक्शन कम करना, या प्लास्टिक को मेल्ट करने में हेल्प करना। इंटरेस्टिंग। और मजे की बात यह है कि ये सब ग्रीन केमिस्ट्री पर बेस्ड है। ग्रीन केमिस्ट्री, इसका मतलब क्या हुआ कंपनी के लिए और कस्टमर्स के लिए? मतलब ये कि ये प्रोडक्ट्स एनवायरनमेंट के लिए बेहतर तो हैं ही, साथ ही भविष्य में जो सख्त पर्यावरण नियम आ सकते हैं उनका फायदा भी उठा सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। और ग्राहकों के लिए भी एक प्लस पॉइंट है आजकल, जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स चाहते हैं। सही। अच्छा, और मार्केट में फाइन ऑर्गेनिक्स की पोजीशन कैसी है? क्या कोई भी नई कंपनी इस फील्ड में आसानी से आ सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सेक्टर में एंट्री लेना कह सकते हैं काफी मुश्किल है। क्यों? एक तो आपको खास टेक्निकल जानकारी चाहिए, फिर बनाने का प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स है, और सबसे बड़ी बात कस्टमर का भरोसा जीतना। उसमें ही अक्सर 2-3 साल लग जाते हैं एक नए ग्राहक को जोड़ने में। अच्छा। ऊपर से रेगुलेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स खुद इमल्सिफायर में इंडिया की सबसे बड़ी और दुनिया की टॉप 5-6 कंपनियों में आती है। तो ये जो मुश्किल एंट्री है, शायद यही इनकी मजबूत बैलेंस शीट का एक राज भी है। मतलब कंपटीशन जल्दी से नहीं आ पाता। हाँ, आपने सही पकड़ा। ये जो हाई बैरियर्स हैं, ये इनके लिए एक तरह का प्रोटेक्शन है, और ये उनकी फाइनेंशियल हेल्थ में साफ दिखता भी है। कैसे? बैलेंस शीट देखिए, एकदम मजबूत है। कंपनी पर कर्ज लगभग है ही नहीं, शून्य कह सकते हैं। और कैश रिजर्व वो 950 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। 950 करोड़ कैश और कर्ज जीरो के पास, ये तो जबरदस्त बात है। और प्रॉफिट को कैश में बदलने की क्षमता कैसी है? वो भी बहुत अच्छी है। करीब 90% ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कैश फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक बहुत हेल्दी साइन माना जाता है। बिल्कुल। हाँ, मार्जिन में जरूर हाल में कुछ उतार चढ़ाव दिखा है। अच्छा। कोविड के बाद वो एकदम से बढ़कर करीब 27% तक चले गए थे। हाँ, वो तो काफी ज्यादा था। लेकिन अब वो वापस नॉर्मल हो रहे हैं। मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी थी 18 से 22% की, उसी रेंज में वापस आ रहे हैं। जैसे कहते हैं रिवर्जन टू मीन। ओके, औसत की तरफ वापसी। ठीक है, तो मौजूदा हालत तो मजबूत दिख रही है। अब जरा भविष्य की बात करते हैं। सुनने में आया है कि कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं ये लोग। जी हाँ, बिल्कुल। कंपनी अब तक का अपना सबसे बड़ा कैपेक्स यानी पूंजीगत व्यय प्लान कर रही है। ये बहुत बड़ा कदम है इनके लिए। कहाँ और कितना बड़ा? भारत में JNPA स्पेशल इकोनॉमिक जोन में करीब 750 करोड़ रुपए का नया प्लांट लगा रहे हैं। 750 करोड़? और क्या सिर्फ भारत में? नहीं, उतना ही बड़ा। लगभग एक प्लांट अमेरिका में भी प्लान कर रहे हैं, साउथ कैरोलिना में। अच्छा। उसके लिए 160 एकड़ जमीन भी ले ली है। अरे वाह। तो कुल मिलाकर देखें तो ये 1500 करोड़ से ज्यादा का कैपेक्स प्लान है। 1500 करोड़? ये तो उनके मौजूदा फिक्स्ड एसेट बेस, जो करीब 363 करोड़ रुपीस है, उससे तो 4-5 गुना ज्यादा हो गया। हाँ, ये तो ऐसा हुआ जैसे कई साल तक एक ठीक ठाक घर में रहने के बाद अचानक एक बहुत बड़ा महल बनाने की तैयारी। बिल्कुल सही एनालॉजी है। इससे कंपनी का जो ग्रॉस ब्लॉक है, यानी कुल संपत्ति, वो अगले 2-3 सालों में कई गुना बढ़ सकता है। हाँ। ये करीब 3-4 साल की स्थिरता के बाद ग्रोथ का एक बहुत बड़ा सिग्नल है, और उम्मीद है कि ये नई फैक्ट्रीज शायद FY27, FY28 तक प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। इतने बड़े प्लान के पीछे जो टीम है, मैनेजमेंट, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या उनमें ये दम है? देखिए, कंपनी प्रमोटर ड्रिवन है। शाह परिवार शुरू से इसके साथ हैं, और उनकी इस फील्ड में गहरी टेक्निकल पकड़ है, एक्सपर्टीज है। अच्छा। जो इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स एक्सपेंशन प्लान के लिए उसको सही से एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन इतने बड़े प्लान में कुछ रिस्क भी तो होंगे? हाँ, रिस्क तो हैं, बिल्कुल हैं। सबसे बड़ा तो है एग्जीक्यूशन रिस्क। मतलब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को टाइम पर और बजट के अंदर पूरा करने का चैलेंज।
इसमें देरी हो सकती है, लागत बढ़ सकती है, ये हमेशा एक रिस्क रहता है बड़े कैपेक्स में। सही। और दूसरा, रॉ मटेरियल जैसे नारियल तेल, पाम तेल, इनकी कीमतों में काफी उतार चढ़ाव आता है। हाँ, वो तो है। उससे मार्जिन पर असर पड़ता है। वो 18% से 23% के बीच ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये एक टेंशन रहती है। और क्या छोटी अवधि में, मतलब अगले 1-1.5 साल में ग्रोथ पर कुछ असर पड़ सकता है? हाँ, ये संभव है। जब तक ये नई कैपेसिटी पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं आती, मतलब अगले करीब 18 महीने या उससे ज्यादा, हो सकता है कंपनी की ग्रोथ थोड़ी धीमी रहे। मतलब एक इंतजार का फेज रह सकता है। हाँ, कह सकते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, फाइन ऑर्गेनिक्स एक फंडामेंटली मजबूत कंपनी लग रही है, जिसके पास फ्यूचर ग्रोथ का एक बहुत साफ और बड़ा प्लान है, भले ही उसके नतीजे आने में कुछ साल लगे। एकदम सही कहा आपने। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है। क्या? कि एक निवेशक के लिए ऐसी सिचुएशन को कैसे देखें, यहां अभी की ग्रोथ धीमी हो, लेकिन आगे बड़े एक्सपेंशन की मजबूत संभावना दिख रही हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये कहीं ना कहीं धैर्य रखने और दूर की सोचने की क्षमता के बीच एक बैलेंस बनाने का सवाल है, जिस पर निवेशक विचार कर सकते हैं।